नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस लेक्चर में यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस बार टाइम टेबल बिगड़ गया है, लेट हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अप्रैल का है, ये मार्च का ही करंट अफेयर्स है, क्योंकि हमारी ये विशेषता है कि जो सही है, जो फैक्ट है, हम उसी को सही बोलते हैं। तो ये मार्च का करंट अफेयर्स है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मार्च के करंट अफेयर्स में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत हाईलाइट हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उसको हम लोग पूरी समग्रता के साथ में पढ़ेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की उम्मीदें हैं। आरओ का एग्ज़ाम आप जानते हैं कि री एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी तक जो है डेट को लेके अनिश्चितता बनी हुई है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक भी ये एग्ज़ाम खिंच सकता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। हालांकि किसी बात के भी पुष्टि कर पाना संभव नहीं है। आयोग जब तक अपना खुद का ऑफिशियल कैलेंडर नहीं जारी कर देता तब तक सभी बातें केवल जो है संभावनाओं पर ही आधारित हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपके पास पर्याप्त समय है। जिन लोगों ने आरओ री एग्ज़ाम नहीं भी दिया, एग्ज़ाम 11 फरवरी का नहीं भी दिया था, वो भी इसको दे पाएंगे। और जिन्होंने दिया था तो उनको अपनी कमियों पे काम करने के लिए ठीक ठाक समय मिल गया है। और इतना समय जो है उनके लिए ये भाग्य का विषय है, सौभाग्य का विषय है। तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए निश्चित रूप से। और अगर आपको लगता है कि आपके जो है कहीं पर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या आप अपने से जो है बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम हो या जो है आप एक सही मार्गदर्शन नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अभी भी तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स अपने आप में पर्याप्त है। यही कोर्स पढ़कर जो है हमारे संस्थान ने अब तक जो है लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनाया है। इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐप के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करके वहाँ भी प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, और जो है पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में आपको प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी का एक साथ जो है अवसर मिलता है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इस कोर्स से ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारा जो नंबर है 9506742546, इस पर आप जो है एक बार मैसेज कर दीजिए आरओ फाउंडेशन कोर्स लिखकर, और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं और इस बार ही समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो 5 से 6 महीने में भी इस कोर्स को आप विधिवत पढ़कर ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा करंट का जो है अफेयर्स का टॉपिक है वो ये है, उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो है घोषणा है हाल ही में मुख्यमंत्री ने की है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण उनके द्वारा किया गया है एक कार्यक्रम में। तो इसी वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो है सपना है उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप में फलीभूत होने की ओर है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, उसके अलावा जो है फार्मा पार्क विकसित किए जा रहे हैं, कई सारे लॉजिस्टिक्स मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क। तो हर क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के होते हैं सभी में जो है ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्रोथ दिखना शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। तो इस तरह के जो मुख्य पद होते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उनके बारे में प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको नाम याद रखना है कि आर.के. विश्वकर्मा जो पूर्व डीजीपी रहे हैं उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह से एक और जो है पद पर जो है पदासीन हुए हैं, कौन हैं? ये आर.पी. सिंह साहब हैं। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। राज प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है। इनको उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो नियुक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और इनके बारे में थोड़ा सा और आप जानना चाहते हैं तो कई सारे अहम पदों पर ये रहे पहले भी,
और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी उत्तर प्रदेश ने अपने नाम एक और कीर्तिमान कर लिया है। वो कीर्तिमान क्या है? सबसे अधिक शहरों में मेट्रो रेलों का संचालन उत्तर प्रदेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो की जब शुरुआत की अभी हाल ही में, उसी अवसर पर मेट्रो के संचालन में आगरा प्रदेश का छठा, अगर आपसे उत्तर प्रदेश से पूछ लिया जाए कि सबसे रीसेंट कौन सा है मेट्रो, तो उत्तर प्रदेश में आगरा जो है रीसेंट है और ये छठा है उत्तर प्रदेश के शहरों में। और अगर पूरे देश की स्थिति देखी जाए तो देश का 21वां शहर बन गया है आगरा, जहाँ पर मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना, जो कि रसोई गैस वितरण से संबंधित योजना है, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और ये काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। ये आंकड़ा 1,75,00,000 के ऊपर है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर बहुत डेटा दिखाया गया है, हालांकि इस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस 2010 में 35.1% जो है कुल गैस का इस्तेमाल होता था। ये सारे ईंधन में की बात हो रही जो कुकिंग फ्यूल्स हैं उनमें से। उसके बाद 2015 में ये बढ़कर 47.1% हो गया उत्तर प्रदेश में और 2020 में ये 67.1% हो गया। यानी उज्ज्वला योजना की जैसे जैसे प्रगति हुई वैसे वैसे जो है गैस में बढ़ोतरी हो गई और बाकी जो है जैसे और चीज़ें हैं, केरोसिन है, बायोमास है, कोयला है, इनसे जो है घरेलू, खासकर घरेलू भोजन बनाने के लिए इन पर निर्भरता कम होती चली गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक रैंकिंग जारी हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान और देश में 29वां स्थान मिला है। तो ये कौन सी रैंकिंग है? ये है एडू रैंकिंग 2024। इस एडू रैंकिंग में 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश के 79 शैक्षणिक संस्थानों में से चौथा और राष्ट्रीय स्तर पर 816 संस्थानों में से 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारी और भी रैंकिंग दी हैं, जैसे एशिया में इतने संस्थानों में से 459वां स्थान मिला है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह से लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके बारे में आप जानते होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इसको यूजीसी की ओर से श्रेणी ए विश्वविद्यालय का अभी हाल ही में स्थान दिया गया है। इतना जो है आपको याद रखना पर्याप्त है। फिर प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए उत्तर प्रदेश में? ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो नवनीत सहगल, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं, वरिष्ठ नौकरशाह हैं, उनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये उनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु जो पहले होगी उसके लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाइड्रोजन नीति भी, हरित हाइड्रोजन नीति उत्तर प्रदेश ने लागू की है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो है प्रदेश में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 19 कंपनियों जो है की परियोजनाएं 19 परियोजनाएं स्थापित होंगी। यहाँ तैयार होने वाली हरित हाइड्रोजन गैस का उपयोग खाद्य कारखानों में किया जाएगा। 1.95 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली इन परियोजनाओं से करीब 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सुपर 30 क्या है? सुपर 30 जो है जहाँ पर बड़े निवेश के आधार पर जो है औद्योगिक ग्रोथ वाले ज़िले होते हैं उनको सुपर 30 में रखा जाता है। तो लखनऊ मंडल के जो 6 ज़िले हैं, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, उन्नाव व हरदोई, इनमें जो है 5-5 बड़े निवेश सुपर 30 का आकार लेंगे। इससे 21,650 रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नया विधेयक अभी जो है पारित होना है। तो ये कौन सा पारित है विधेयक है? उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक। अब इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश नगर निगम और ग्राम नियोजन विधेयक लाने जा रही है। इसका मकसद ये है कि जहाँ पर भी विकास प्राधिकरण नहीं होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो शहरों में होती है, वहाँ स्थानीय नियोजन प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो ये जो है इस विधेयक के माध्यम से संभव हो पाएगा। इससे स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्लान तैयार किए जाएंगे। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वाले सब शहरों का मास्टर प्लान जो है यहाँ से तैयार किया जाएगा।
जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास में जो है अभी एक लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, उसके लिए एमओयू किया गया है। 17 लाख युवाओं को कौशल विकास का लाभ दिया जाएगा। तो इसमें प्रदेश सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ युवाओं को कौशल विकास व आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए निजी क्षेत्र की 10 संस्थाओं के साथ मेमोरेंडम ऑफ यूनियन यानी समझौता किया है। 878 करोड़ रुपए के एमओयू से प्रदेश में लगभग 17 लाख युवाओं को का कौशल विकास किया जाएगा। तो चूंकि ये एक बड़ी मात्रा है अगर देखा जाए धनराशि के हिसाब से भी और रोजगार जो है देने का या कौशल विकास करने का, तो ये प्रश्न आपसे इस पॉइंट से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसमें कौशल विकास में क्या क्या स्किल सिखाए जाएंगे? वर्चुअल इंटर्नशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स आदि क्षेत्रों में जो है इनको प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं। राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन या SCR, अभी तक इसको लेके कई सारी जो है कन्फ्यूजन्स थी कि कौन से ज़िले इसमें होंगे और कौन से नहीं होंगे। अंततः जो है जो कानपुर और कानपुर देहात को जोड़ने की बात है उसको सरकार ने अलग कर दिया। हालांकि पहले वो योजना में शामिल थे लेकिन उसको अब बाहर कर दिया गया है। अब लखनऊ मंडल के ही समझ लीजिए ज़िले जो हैं वो इसमें शामिल हैं। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये सारे ज़िले मिलाकर, हालांकि बाराबंकी लखनऊ मंडल का नहीं है, तो ये सारे ज़िले मिलाकर जो है क्या बनेंगे? राज्य राजधानी क्षेत्र मिलेंगे। लेकिन ये सभी में खासियत क्या है? इन सभी की सीमा लखनऊ से लगती है। तो दिल्ली में जैसे NCR रीजन आता है उसी तरह से लखनऊ से सटे हुए जो शहर हैं उनको मिलाकर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनेगा। इसमें कुल 6 ज़िले शामिल होंगे और इनका जो सम्मिलित क्षेत्रफल होगा वो 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रहेगा SCR का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जनसंख्या क्षेत्रफल वगैरह लिखा है, हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा। आपको जिलों के नाम जरूर याद रखने चाहिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। एक और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी हुई है जिसका नाम है यूरी रैंक। तो यूनी रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने 33वां स्थान हासिल किया है। इसी रैंकिंग में वर्ष 2023 में लखनऊ विश्वविद्यालय को 46वां स्थान मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रैंकिंग में सुधार दिखाई दे रहा है। अब यूनी रैंक क्या है? 2005 में स्थापित यूनी रैंक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा पोर्टल खोज इंजन है जो 200 देशों में 13,900 से अधिक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की समीक्षा और रैंकिंग तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार बैंक में दर्ज हुई शैक्षणिक उपलब्धि। शैक्षणिक उपलब्धि का क्या मतलब है? जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया या कुछ भी किया तो उसकी मार्कशीट, उसके जो है सर्टिफिकेट, इन सब जितने भी शैक्षणिक अभिलेख होते हैं उनको ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट के साथ दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये काम कहाँ हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसको हम लोग IIIT के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है ये? प्रयागराज में। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT से बीटेक एमटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को ऑनलाइन बैंक अकाउंट में अब दर्ज किया गया है। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है। इससे छात्रों को अपने शैक्षिक अभिलेखों को सत्यापन कराने में और साथ में ओरिजिनल मार्कशीट्स लेके चलने में की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहां से चाहे वो अपने एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID, इसको नाम दिया गया है ABC, शैक्षिक रिकॉर्ड जो है पेश कर सकेंगे। ये एक वॉलेट जैसा होगा लेकिन ये अकाउंट से लिंक होगा। आगे देखेंगे। आयोग के संग्रहालय में दिखेगी भारतीय कला की झांकी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है उसमें एक नवनिर्मित संग्रहालय है जिसका उद्घाटन किया गया है। इसमें ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आदेशों से संबंधित दस्तावेज सहेजे जाएंगे और इसमें भारतीय स्थापत्य और चित्रकला की झलक भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम ने पुरस्कार घोषणा हुई है। 2022 के पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2024 में हुई है। अब इसमें तो वैसे बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। 46 विद्वानों की पूरी लिस्ट जारी की गई है, उनको अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं, उनकी अलग अलग धनराशि होती है। लेकिन जो इसमें उल्लेखनीय है वो क्या है? विश्व भारती पुरस्कार। ये जो है मिल रहा है जबलपुर के प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग में अभी तक उत्तर प्रदेश सेकेंड थर्ड पोजीशन में चल रहा था, अब उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो उस समय के रीसेंट डेटा से इसको ज़रूर एक बार मैच करिएगा, क्योंकि ये ऐसा करंट अफेयर्स होता है, ये अगले ही दिन बदल सकता है। किसी और राज्य में और जीआई टैग जो है एक साथ कई सारे मिल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश नीचे आ जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक, यानी कितने हैं अभी, 75 हैं उत्तर प्रदेश में। इसके साथ जो है ये अपना पहला स्थान पर मेंटेन हो गया है। अभी रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश में शायद 6 एक साथ मिले हैं, तो वो 6 वस्तुएं मिली है जिनको टीआई टैग मिला है। कौन कौन सी हैं? काशी की विश्व प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे जीआई टैग उस तरह से ना पूछे कि रैंकिंग क्या है, आपसे पूछ ले तिरंगी बर्फी कहाँ का जीआई टैग है, तो काशी का है। उसके बाद जो है बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत एवं बांस शिल्प, बरेली की जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है इसमें शामिल है। इसके बाद सेकंड नंबर आपसे पूछा जाएगा तो 58 उत्पादों के साथ जो है तमिलनाडु दूसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी फॉर्म में आपसे प्रश्न आ सकता है। तो ये नीति कब पारित की जो है कैबिनेट ने? 5 मार्च 2024 को। एक तो डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। इस नीति की जो वैलिडिटी है कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपी नीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया। तो आपको ये अलग अलग जो है छोटे छोटे फैक्ट के रूप में याद रखना। डेट 5 मार्च 2024 को लागू हुई, वैधता 5 वर्ष होगी। इसकी नोडल एजेंसी जो इसको क्रियान्वित करेगी या इसको लागू करेगी वो होगी यूपी नेडा। यूपी नेडा का फुल फॉर्म नहीं पता है तो उसको पढ़ लीजिएगा अभी। 2028 तक एक लक्ष्य रखा गया, इसमें सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है। अभी के लिए जो लक्ष्य है 2028 तक का है, इसमें क्या लक्ष्य है कि हर साल 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन पैदा की जाएगी। और 5 साल में जो लोग उद्योग स्थापित करेंगे इस क्षेत्र में उनको कई तरह की प्रोत्साहन या सब्सिडी मिलेंगी और 1.20 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलने की प्रदेश में संभावना है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम समाज सरकारी भूमि पर लीज की भूमि सरकार उपलब्ध कराएगी उद्योगपतियों को। 2028 के लक्ष्य के लिए पर्याप्त क्षमता प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 50.4 बिलियन रुपए, इसको भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो यहाँ से आ सकता है। 50.4 बिलियन रुपए, जिसको हम लोग अगर मिलियन में देखेंगे तो 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ये जो है सब्सिडी का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अगर ये नीति सफल होती है तो ये नीति भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का 5वां हिस्सा पूरा कर लेगी। यह नीति निर्बाध जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बनाए गए ग्रे हाइड्रोजन को बदलने के लिए ज़्यादातर औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे रसायनों और तेल शोधनों में मौजूद मांग को लक्षित करेगा। अब तक हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक गैस पर निर्भर रही है, जिससे ग्रे हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन के लिए अब एक महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र महामारी मतलब कोविड महामारी के बाद भारत के विकास में अपना योगदान देने वाले अग्रणी राज्य हैं, यानी शुरुआत के 2 राज्यों में से हैं। तो ये भारतीय स्टेट बैंक अनुसंधान के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार 235 आधार बिंदु यानी बेस पॉइंट्स हैं, जो टोटल 235 बेस पॉइंट्स की वृद्धि में से महाराष्ट्र का योगदान 56 बेस पॉइंट का है और उत्तर प्रदेश का 40 बेस पॉइंट का है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र ने सर्वाधिक योगदान किया है और 40 बेस पॉइंट के साथ में उत्तर प्रदेश ने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये बात हो रही किस पीरियड की? कोविड के बाद की, कोविड महामारी के बाद की।
और बाकी जो शेष 90 बेस पॉइंट्स बचे उसमें बाकी सारे राज्य शामिल हैं। अब अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें कोविड के बाद देश में क्या हुई है, तो औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी गई है 8.1% की, और महामारी से पहले की अवधि में ये 5.7% थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर पहले नंबर पे आ गया है। बाकी बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मेन उपलब्धि याद रखें, इतना पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में अमेठी ज़िले के जो है 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलकर परिवर्तित किया जाएगा उनकी सांस्कृतिक महत्व के अनुसार। यानी ये निर्णय जो है केंद्र सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और विरासत को सहेजने या संरक्षित करने के लिए लिया है। अब इसमें कुछ जो है का नाम ले लेते हैं, जैसे कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, जायस सिटी कर दिया जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी की जो है धरती है ये। फिर कई मध्यवर्ती स्टेशन जैसे जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हो जाएगा, बानी का नाम स्वामी परमहंस हो जाएगा, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम हो जाएगा, निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम पे हो जाएगा, अकबरगंज का नाम माँ अहौरवा भवानी धाम करने का सुझाव दिया गया है, और वहीं वारिसगंज को अमीर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे कई सारे परिवर्तन हैं, अभी ये लागू होना बाकी है, इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में हमने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको कवर कर लिया है। फिर अगले में हम इसको जो है और विस्तार से नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।